हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू लॉ चौपाटी। तो इस वीडियो में हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 रिवाइज किया था एविडेंस एक्ट का, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, और चैप्टर 2 में भी हम सेक्शन 5 से लेके 16 तक कवर करेंगे। देन नेक्स्ट हम सेक्शन 17 ऑनवर्ड्स कवर करेंगे एडमिशंस। ठीक है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन कॉजिंग हिज डेथ। ठीक है, ए बी को क्या करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, मार के मतलब बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विद द इंटेंशन ऑफ, मतलब कि उसकी जान लेना चाह रहा है। ठीक है। एट एज ट्रायल, जब ए का ट्रायल चल रहा है तो कौन से फैक्ट्स इशू में है? ए इज बीटिंग बी विद द क्लब। ठीक है, कि ए ने बी को मारा। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, मतलब वो मार के उसकी जान लेना चाह रहा था। ए इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। ठीक है, कि उसकी इंटेंशन थी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके फैक्ट्स इन इशू। ठीक है। सेक्शन 6 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसमें अब याद क्या रखने वाला है आपका, सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, और कनेक्टेड फैक्ट्स जो होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, मतलब इशू में नहीं है लेकिन आर कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, रेलिवेंट हो जाते हैं। वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ठीक है, तो ये इसमें देखिए दो चीज़ें याद रखने वाली है। क्या? एक तो सेम ट्रांजैक्शन वर्ड याद रखिए, कनेक्टेड। ठीक है, दूसरा ये याद रखिए कि ऐसा नहीं कि अगर आपको उसमें ऑप्शन आ जाए कि सेम टाइम और सेम प्लेस तो आप ये मार्क करके ले जाएं, क्योंकि आगे की बात क्या कहती है, और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इससे। अब तीसरी चीज़ याद रखनी है आपको, रूल ऑफ रेस जेस्टी। ठीक है, तो वो कहाँ पे दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है सेक्शन 6 में। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन। तो सेक्शन बात करता है इसका, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ठीक है, एक्यूजेशन लगी है ए पे कि उसने बी का मर्डर किया है मार के उसको। ठीक है, पिटाई करके। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और बाय द बाई स्टैंडर्ड मतलब कि जो खड़े थे। ठीक है, एट द बीटिंग, जब उसकी पिटाई हो रही थी, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर। ठीक है, इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो मतलब ये भी जो है एक सेम ट्रांजेक्शन हो जाएगा कि मतलब जिस दौरान एक बंदे को मारा जा रहा है, उस टाइम पे कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे, उसी ड्यूरेशन में खड़े हैं जिस टाइम उसकी पिटाई विटाई हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो मर जाता है, तो ये सब ट्रांजेक्शन है ना, कनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक बना हुआ है बीच में। ठीक है, तो ये सब भी रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 के सारे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 7 बात करता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, ये तो हमने पहली लाइन से हमें क्लियर हो गया। ठीक है, कि जहाँ पे ओकेजन कॉज और इफेक्ट है तो वो सब क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको 2 टर्म्स और याद रखने हैं, वो क्या है? ठीक है, ये पूछा जाता है कई बारी, इमीडिएट और अदरवाइज, मतलब चाहे वो तुरंत हुए हो और अदरवाइज, या फिर दूसरे सिचुएशन में। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, क्या? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मौका मिला। ठीक है, तो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए? फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। तो ये शब्द याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। ठीक है, मतलब ए ने बी को लूटा या नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब फैक्ट ये है कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, मतलब जब रॉबरी हुई उसके थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, बी जो है कहाँ गया था, एक मेले में गया था। अब मेले में जाना उसका क्या दिखाता है, ओकेजन दिखाता है। ठीक है ना, तो ये अगर पूछा जाए, आपको इलस्ट्रेशन दिया जाए और पूछा जाए किस में फॉल करता है, ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो जब तक आप इलस्ट्रेशन 1-2 नहीं पढ़ेंगे तो आप मार्क नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, विद मनी in his possession and that he showed it और mentioned the fact that he had it to third person, मतलब उसने किसी तीसरे बंदे को बोला, बताया कि भाई देखो मेरे पास ऐसे ऐसे पैसे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ओकेजन। हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट। ठीक है, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, तो समझ आ गया ना, मोटिव, प्रिपरेशन या फिर कोई कॉन्डक्ट है। ठीक है, तो ये सेक्शन 8 में ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 8 में क्या क्या कवर करता है, मोटिव करता है, प्रिपरेशन करता है और क्या करता है, कंडक्ट। कंडक्ट में आपका प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों हो सकता है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी क्वेश्चन एक दो बारी बन गया है, ठीक है। क्या है, द कॉन्डक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है, और रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू, ठीक है। एंड द कॉन्डक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट, ठीक है। अब ये पूरा जो पैरा है ना, जो अभी हम रीड कर रहे हैं, कॉन्डक्ट के रिगार्डिंग दिया है। देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इफ सच कॉन्डक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू, ठीक है, इज रेलिवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वॉज प्रीवियस और subsequent date. Explanation 1 क्या बात करता है, the word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts. ये दो चीज़ें याद रखनी है, other than statements, but this explanation is not to affect the, मतलब किसको affect नहीं करेगा, the relevancy of statements under any other section of the act, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है व्हेन द कॉन्डक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब कॉन्डक्ट रेलिवेंट हो जाता है तो एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम और इन हिज प्रेजेंस विच अफेक्ट सच कॉन्डक्ट, अफेक्ट करती है उस कॉन्डक्ट को, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, इसमें इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इलस्ट्रेशन सारी रीड कर ले तो बढ़िया रहेगा, जैसे कि बी पढ़ते हैं, ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड, ठीक है। ए बी को सू करता है बॉन्ड के लिए फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, बी क्या कर देता है, मना कर देता है। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वॉज एलिज्ड टू बी मेड बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज रेलिवेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन, ये पूछा जाता है कई बारी बी। सेक्शन 8 में ना एक इम्पॉर्टेंट केस पूछा जाता है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, ठीक है। ये कॉन्डक्ट के रिगार्डिंग केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बारी। सेक्शन 9 में आपको क्या याद रखना है प्रीलिम्स के पर्पज से, ठीक है। एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करता है फैक्ट इन इशू को, ऐसे फैक्ट जो कि क्या करते हैं, नेसेसरी है टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू, और विच सपोर्ट और रिबट, या तो सपोर्ट करते हैं या फिर कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, रिबट करते हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है इसमें, एक वर्ड आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है। और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, ठीक है। तो टाइम एंड प्लेस याद रखना है, और लास्ट क्या याद रखना है, रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ पार्टीज, किसका, रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड, ठीक है। तो इसमें ये कीवर्ड्स याद रखने हैं सेक्शन 9 को समझने के लिए, ठीक है, और प्रीलिम्स के पर्पस से। तो इसमें प्रीलिम्स के पर्पस से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इलस्ट्रेशंस बहुत सारी दी हुई हैं और इसमें से पूछी जाती हैं, कई बार डायरेक्टली पुट की जाती हैं। तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है वो विल है कि नहीं है ए का। द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द एलिज्ड विल मे बी रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। फिर सेक्शन 10 पे आते हैं, थिंग्स सेड और डन, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी, दो या दो लोगों ने अगर मिलके क्या किए, कॉन्स्पिरेसी की है, ठीक है, टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑफेंस या एक्शनेबल रॉन्ग के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की है। तो कुछ भी उस दौरान जो कहा गया, एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाई एनी वन ऑफ सच पर्सन्स, एनी वन मतलब कि जिन पे एलिगेशन है कि भाई इन्होंने कंस्पायर किया है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी की है, ठीक है। तो उनकी वो जो चीज़ें होंगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, अगर वो रेफरेंस में, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, अगर कॉमन इंटेंशन है तो वो हर एक के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगी। रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन्स बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग, ठीक है। और दूसरा क्या है, और किस चीज़ के लिए, एज वेल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, की मतलब कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर भी रही थी कि नहीं, तो उस पर्पस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन 10 में एक इम्पॉर्टेंट केस है आर वर्सेस ब्लेक, ठीक है, आर वर्सेस मोहम्मद रजा के, ये 2-3 केसेस हैं जो कि इस सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 11 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ दिया हुआ है, प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 11 में,
ठीक है। तो व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट मतलब वो फैक्ट्स जो कि अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है वो रेलिवेंट हो जाएंगे अगर वो क्या है, इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या वर्ड याद रखना है, इनकंसिस्टेंट। देन सेकेंड में याद रखना है, इफ़ बाई देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। तो यहाँ याद रखना है हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। इसमें इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इलस्ट्रेशन डायरेक्टली ये इलस्ट्रेशन पुट की जाती हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकटा ऑन अ सर्टेन डे। ठीक है, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वॉज एट लाहौर इज रेलिवेंट। The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance, मतलब ये एक तरीके से explanation दी हुई है उसकी। ठीक है, तो वो ऐसी दूरी पे था, distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable though not impossible that he committed इज़ रेलिवेंट। रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि कैलकटा और लाहौर की डिस्टेंस मतलब कोई ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, मतलब बहुत दूरी हो गई। ठीक है, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हाईली इम्प्रॉबेबल है कि प्रोबेबिलिटी कम है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे फैक्ट्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बात कर रहा है, इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट। ठीक है, मतलब एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि कोर्ट को हेल्प कर रहा है क्या, अमाउंट ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने में, कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे सूट्स की बात कर रहा है, मतलब क्या हो गया आपका, सिविल मैटर्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब सेक्शन 13 क्या बात करता है, सेक्शन 13 बात करता है फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। ठीक है, कि मतलब जब राइट या फिर कोई कस्टम है वो क्वेश्चन में है, ठीक है, तब भी फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। ठीक है, तो इसका ए बात करता है, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, क्लेम, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज, असर्टेड और डिनाइड। ठीक है, और विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वैसे इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं राइट और कस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, जो फैक्ट्स होते हैं वो कहाँ रेलिवेंट होते हैं, वो सेक्शन 13 में होते हैं। ठीक है, बट भी फिर भी सेफर साइड के लिए रीड करना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने चाहिए, क्रिएटेड, क्लेम, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज, असर्टेड और डिनाइड, और विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, पर्टिकुलर इंस्टेंसेज इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेज में, सर्कमस्टांसेज में, ठीक है, जहाँ पे राइट या फिर कस्टम को क्लेम किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है या फिर एक्सरसाइज किया गया है, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड और एजर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रेलिवेंट हो जाएगा। अब मोड ऑफ प्रूफ ऑफ अ कस्टम और कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 32। ठीक है, उसका क्लॉज 4 है। सेक्शन 32 क्लॉज 7 में भी बात की गई है, सेक्शन 48 में भी बात की गई है। सेक्शन 13 में ना एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि सेक्शन 13 किस पे अप्लाई होता है, कॉर्पोरियल पे होता है या फिर इनकॉर्पोरियल राइट्स पे होता है, दोनों पे होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, और किस पे होता है, पब्लिक राइट्स हो या फिर प्राइवेट राइट है, दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। ठीक है, और 14 बात करता है किस चीज़ की, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। ठीक है, तो इसमें ना इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें देखिए ये जो टर्म्स दिए हुए हैं ये याद रखने वाले हैं। अंदर पढ़ते हैं, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल towards any particular person or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant। ठीक है, तो इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कई बार, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ दिया हुआ है तो एक चेंज कर देंगे, मोटिव कर देंगे। ठीक है, अब मोटिव कहाँ पढ़ा था हमने, मोटिव पढ़ा था सेक्शन 8 में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे इलविल, गुडविल की बात की गई है, मोटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर रेलिवेंट when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant। ठीक है, कि इशू में है या फिर रेलिवेंट है।
एक्सप्लेनेशन 2 बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 पहले पढ़ते हैं। अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो, मतलब और क्या शो करना चाहिए, दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट करता है, नॉट जनरली, मतलब ऐसे ही नहीं, उसको शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करता है, बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, उससे रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज़ की बात करता है, प्रीवियस कॉन्विक्शन की बात करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। But where upon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, प्रीवियस कमीशन और प्रीवियस कॉन्विक्शन, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, एक दो आ जाती हैं इसमें। अब इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, ठीक है, उसे पता था कि ये चुराई हुई संपत्ति है। इट इज़ प्रूव दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, और ये प्रूव भी हो गया है, ठीक है। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम, उसी समय पे, ही वॉज इन पोजेशन ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स, मतलब वही नहीं, उसके पास और भी चुराई हुई संपत्ति थी, इज रेलिवेंट एज टेंडिंग टू शो दैट, इससे ये मालूम पड़ता है दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वॉज इन पोजेशन टू बी स्टोलन, ठीक है। तो पोल खुल जाती है इनकी, क्यों, क्योंकि इनके पास और भी चुराई हुई संपत्ति मिली है। सेक्शन ई पूछा जाता है इसका, ठीक है, डिफेमेशन के रिगार्डिंग, थोड़ा यूनिक है इसलिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कौन, नाउ कमिंग टू सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या बात करता है, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है सवाल, वेदर एन एक्ट वॉज एक्सीडेंटल या फिर इंटेंशनल था, मतलब जानबूझ के किया या बाई एक्सीडेंट था, और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, मतलब उसको पता था। द फैक्ट दैट सच एन एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस in each of which the person doing the act was concerned is relevant, ठीक है। सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस, तो सिमिलर, अब इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफीट रूपी। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ द रूपी वॉज एक्सीडेंटल। द फैक्ट्स दैट soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit rupees to C, D, E are relevant as showing that the delivery to B was not accidental, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन कई बार पूछ लिया जाता है। तीन बात करता है, when there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस की कहाँ बात की गई है, सेक्शन 16 में बात की गई है। इसका इलस्ट्रेशन बी कई बार पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, मतलब एक कोई लेटर है वो ए तक पहुँचा है या नहीं। द फैक्ट्स दैट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वॉज नॉट रिटर्न्ड थ्रू द डेड लेटर ऑफिस आर रेलिवेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, रेलेवेंट हो जाएगी। सेक्शन 5 से लेके 16 तक इन डेप्थ कंप्लीट कर लिया हमने प्रीलिम्स के पर्पस से, ठीक है। प्रीलिम्स के पर्पस से भी ये ज़रूरी नहीं कि एक एक लाइन में पढ़ के और आप चले गए एग्जाम देने, ठीक है। प्रीलिम्स मतलब भी आप बेयर एक्ट भी एक एक कीवर्ड्स के साथ उसको रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो होती है प्रीलिम्स की तैयारी। सिर्फ एक लाइन और सेक्शन रटने से प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे एडमिशंस, ठीक है। सेक्शन 17 ऑनवर्ड्स हम पूरा कवर करेंगे एडमिशंस वाला जो पार्ट है, ठीक है। और ये पूरी सीरीज होगी, मतलब पूरी एविडेंस एक्ट की, उसके बाद सीआरपीसी, सीपीसी, सारे ही एक्ट्स मैं कवर करूँगी बेयर एक्ट से डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फर्दर वीडियोस जो भी मैं डालती हूँ वो तुरंत आपको मिल जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।